समृद्धि। और अगर आपको आपकी समृद्धि मैम प्लस दीदी मैमड़ी की आवाज क्लियरली आ रही है, अगर मैं क्लियरली दिखाई दे रही हूँ, सुनाई दे रही हूँ, तो जल्दी से प्यारा प्यारा सनफ्लावर बनाएंगे चैट में एंड देन हम स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा आज का सेशन, जो कि है लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर, जल्दी बताओ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये क्या चल रहा है भाई क्लास में? कैंसिल कैंसिल काहे का कैंसिल? कितनी क्लास कैंसिल हुई भाई तुम्हारी? और जितनी भी क्लास कैंसिल हुई भाई मैं तुम्हें बता देती हूं कि मैंने एक भी क्लास कैंसिल नहीं करी थी। ठीक है भाई, पहले ही बता रही हूं, कहीं मुझे तुम हेट करो किसी चीज के लिए बेटा। ईच एंड एवरी क्लास विच वॉज कैंसल्ड और एडजस्टेड और पोस्टपोन्ड, वो कुछ मैनेजमेंट की साइड से बेटा इश्यूज थे। ठीक है, अभी सैटरडे को थी क्लास, हाँ सैटरडे वाली क्लास को कोई लॉन्च था बेटा, है ना, वहां पे मुझे बुला लिया गया। 2 बैचेस लॉन्च थे आपके, एक उड़ान रिलोडेड का, एक परिश्रम का। ठीक है, उसके अलावा एक दिन और पहले थी क्लास, बिकॉज सुनील सर की शादी थी, उनकी क्लासेस काफी सारी कैंसिल हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा, मतलब सर ने नहीं कहा, मैनेजमेंट ने कहा कि मैम प्लीज एक क्लास आप दे दो सर को, है ना। तो भाई कुछ है ना ऐसे एडजस्टमेंट्स एंड चल रहे थे, जिस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई। एंड आई वॉज इक्वली मिसिंग यू गाइज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही मुझे मिस कर रहे थे, मैं भी तुम्हें मिस कर रही थी। सो थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा प्यार देख के, है तुम बच्चों के अंदर थोड़ा सा प्यार है मेरे प्रति, तो थैंक यू सो मच बेटा। और यस, मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे, बहुत जगह पे मैं देख रही थी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम क्लास क्यों नहीं ले रही हैं। भाई मैम पता नहीं यार क्यों नहीं क्लास हो पा रही थी तुम्हारी, मैं तो यही थी, मैं तो कहीं गई भी नहीं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। कैसे आप सब लोग? आई होप बेटा आप सबकी समर ब्रेक शुरू हो गई होंगी, आपका समर ब्रेक चालू हो गया होगा। और आई थिंक मैंने लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तब भी मैंने कहा था बेटा प्लीज यूटिलाइज दिस टाइम वाइजली। इस टाइम पे बेटा अपना मैक्सिमम काम निपटा के खत्म करो, स्कूल की प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह जो भी है, आपके एक्सपेरिमेंट वाली फाइल्स वगैरह, नोटबुक वगैरह जो भी काम है बेटा सब कंप्लीट करो और साइड में करो, क्योंकि जैसे ही आपका बेटा स्कूल रीओपन होगा आपके कुछ ना कुछ यूटीज या पीरियोडिक टेस्ट हो जाएंगे, है ना। जब उनके मार्क्स से उभरोगे उसके बाद हाफ ईयरली सामने खड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई अब हमारे पास ये जो टाइम है हमें इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज करना है। ठीक है, और मैंने आई थिंक तुम्हारे बैच में ही कहा था, जहां तक मुझे याद है, भाई अपनी जितनी भी बैकलॉग्स है ना उनको क्लियर करो, अपनी जितनी भी बैकलॉग्स है भाई उनको क्लियर करो। ठीक है, अपना जो क्लास वर्क यानी आपका जो स्कूल वर्क होता है बेटा, है ना, उसको निपटाओ। और इस टाइम पे बेटा जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं, वीक पॉइंट्स यानी कि मान लो भाई फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहे हैं, या रिएक्शन नहीं याद हो रहे हैं, ठीक है, या फिर मैथ्स में कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर के, तो उन सब चीजों को बेटा इस टाइम पे निपटाओ। अभी आपके पास बहुत टाइम है, ये टाइम आप स्कूल नहीं जा रहे हो बेटा, अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज करो, अपना रूटीन बनाओ। ठीक है, कृपया करके प्लीज मेक अ रूटीन फॉर योर सेल्फ। कितना आसान होता है बोलना मेरा खुद का कोई रूटीन नहीं है, बट एटलीस्ट बेटा मैं ये चाहती हूँ कि भाई जो गलतियां मैं कर रही हूँ एटलीस्ट मेरे बच्चे तो ना करें, है ना। सही है, ठीक है। हाँ बेटा देखो, उन लोगों का ना कुछ नहीं किया जा सकता जिन लोगों के बारे में आप बोल रहे हो ना बेटा। यस, आई ऑल्सो हर्ड दैट, एवरीबडी हर्ड दैट। कुछ नहीं हो सकता बेटा उन लोगों का, छोड़ दो, ऐसे लोगों के ऊपर हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए। लाइफ में याद रखना बेटा, हर किसी को पलट के जवाब देने की जरूरत होती ही नहीं है। और एक चीज बेटा मैंने ना अपनी लाइफ में रियलाइज कर ली है, कोई भी इंसान जिस तरीके की बात करता है ना वो उनकी बुद्धि का स्तर के हिसाब से करता है। मतलब ये जो भी कोई बात बोल रहा है उतना ही स्तर है बेटा उसकी बुद्धि का। जो छोटी बात कर रहा है ना, आप समझ जाओ कि कितने छोटे दिमाग का और कितने छोटी सोच का इंसान वो है। ठीक है, तो किसी भी टीचर को, चाहे वो YouTube का टीचर हो, चाहे वो ऑनलाइन का टीचर हो, चाहे वो स्कूल का टीचर हो, फर्स्ट इन प्लेस आपको किसी भी टीचर के लिए ऐसा डेरोगेटरी रिमार्क यूज करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर हम लोग किसी के बारे में कुछ बोलने पर आ गए बेटा, है ना, तो फिर तो हमारे पास भी कितनी बातें हैं। तो किसी भी टीचर को आप इस तरीके से कॉल आउट कर रहे हो, टीचर को आप उनकी औकात बता रहे हो, कितना गलत लगता है। इट फील्स बैड, क्योंकि आप
खुद उस प्रोफेशन में हो, है ना, क्योंकि भाई मैं खुद उस प्रोफेशन में हूं एंड इट फील्स बैड कि आप टीचर्स को ऐसे बोल रहे हो। यार उन बच्चों से पूछो कि यही टीचर उन बच्चों के लिए कितना इंस्पिरेशन बनते हैं। अरे मैं क्या हुआ, अरे वो बेटा वो जो कमेंट करा उन्होंने उसके बारे में बोल रही हूं मैं, मुझे कुछ नहीं हुआ भाई, मैं तो चिल हूं, है ना। हमको बताया जा रहा है कौन कितने कौड़ी का है, भाई उनको बता दो कि आपकी रैंक 157th है वर्ल्ड में, 157th रैंक पर है आप लोग, ठीक है। अपना काम तो ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, है ना, अपना काम तो ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। डू यू नो दैट मीडिया इज नोन एज द 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी? आपको पता है ये बात? छोड़ो यार, क्यों अपना दिमाग खराब करना। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आज नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलेंगी, बहुत सारी नई चीजें सुनने को मिलेंगी, और बेटा आपको कहीं ना कहीं जिस चैप्टर से जो डर लग रहा था वो खत्म हो जाएगा। लाइव प्रोसेस चैप्टर पढ़ के मजा आया होगा बेटा, सब समझ आया होगा। बिल्कुल वैसे ही मजे से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से हम इस चैप्टर को भी पढ़ने वाले हैं। अब बेटा इस पर्टिकुलर चैप्टर को मैं कहूंगी कि आप एनसीईआरटी मत पढ़ना, अभी आप इस चैप्टर की एनसीईआरटी को रीड मत करना। जब इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे प्लीज तभी आप इस चैप्टर की एनसीईआरटी को पढ़ना, क्योंकि इनिशियल पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी में बहुत ही यूजलेस और फालतू की चीजें लिखी हुई हैं, जहां से आपके पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं बनता, और कहीं ना कहीं वो क्या है, कंफ्यूजिंग है, आपको बहुत कंफ्यूज कर देगी। तो एनसीईआरटी को साइड में रख दो और सिर्फ फॉलो करो बेटा मेरा लेक्चर और मेरे नोट्स, ठीक है। और उसके अलावा बेटा हम ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम आखिरी में करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम आखिरी में करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो क्या हम रेडी हैं दोस्तों क्या हम रेडी हैं? यस हम रेडी हैं। तो सबसे पहले भाई हम समझेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। फिर बेटा हम न्यूरॉन की बात करेंगे, उसके पार्ट्स की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे साइनैप्स की, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की, और इसके अलावा बेटा और भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अगर हमें टाइम मिल जाता है, अगर टाइम बच जाता है तो, ठीक है। चलिए बेटा, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि इस चैप्टर को हमने मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है बेटा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर डिस्कस करता है कि कोऑर्डिनेशन कैसे होता है एनिमल्स के अंदर, एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर डिस्कस करता है कि कोऑर्डिनेशन कैसे होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स वाला पार्ट है, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, तो वहां पर हमें 2 सिस्टम के बारे में पढ़ना है, एक है नर्वस सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। जब हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे बेटा तो वहां पर हम न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और जब हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करेंगे तब हम हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा बेटा जो प्लांट वाला पार्ट है वहां पर हमको 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक हमें प्लांट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है बेटा, हमें 2 तरीके की मूवमेंट्स पढ़नी रहेंगी बेटा। वी विल बी टॉकिंग अबाउट 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। एक होती है बेटा हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट्स, और एक होती है बेटा हमारी नेस्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। एक होती है हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट्स और एक होती है नेस्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। और बेटा इसके अलावा हमें प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ना होगा। यहां पर मैं एक टेबल आपको बता दूंगी, हर हार्मोन का क्या फंक्शन होता है वो हम डिस्कस करेंगे, एंड सेम यहां पे भी बेटा हमारी बॉडी में कौन सा हार्मोन क्या फंक्शन क्या रोल प्ले करता है वो हम डिस्कस करेंगे। आज हम इसके साथ स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम किस चीज से मिलकर बना है, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में क्या करता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट हम बहुत ही जनरल सी चीजें डिस्कस करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट आपको मैंने अभी तक कुछ बताया ही नहीं है ना, और आपको जो भी दिमाग में आए, जो भी सही लगे बेटा उस हिसाब से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करो। मैंने अभी तक आपको कुछ भी नहीं बताया है, मैंने अभी आपको चैप्टर इंट्रोड्यूस ही नहीं करा है, आपको अभी कुछ नहीं पता है, बट आपके सामने क्या है, एक क्वेश्चन है, आपके सामने एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कह रही है प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी टू कैरी आउट वेरियस फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। अब मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है,
मुझे तो नहीं पता इसका क्या मतलब है, पर तुम अपने बेटा अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर करो। मजा आ गया कॉफी पी के। सारे बच्चे कह रहे हैं यस, पता नहीं मतलब क्या है बट यस, सुनने में अच्छा लग रहा है। ये वाला आंसर क्यों चूज किया मैम? सुनने में बोलने में ठीक लग रहा था। What was that? I was having coffee. I was enjoying my coffee. चलिए बेटा, तो यस, इस क्वेश्चन का आंसर यस है, बट इसका मतलब क्या है बता रही हूं, रुक जाओ, बता रही हूं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आंसर हो गया ऑप्शन ए। अरे अरे अरे, मिस्टेक हो गया मालिक, मालिक मिस्टेक हो गया। ए ही करा होगा बच्चों ने, ठीक है। 95% बच्चों ने सही आंसर किया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे। देखो बेटा, आप छोड़ो, भूल जाओ कि हम बायो पढ़ रहे हैं। भूल ही गए हैं मैम। अब आप इसे इमेजिन करो यार, इमेजिन करो बेटा, आपको स्कूल के अंदर क्या लगाना है, कोई साइंस एग्जीबिशन लगाना है, ठीक है। और बेटा उसमें आपको आपके टीचर ने कहा है कि भाई आप अपना एक साइंस का कोई मॉडल बनाकर लाओगे और आपको प्रदर्शनी लगानी है, जिसमें कि टेबल भी आपको घर से लानी है ना। प्रोजेक्ट तो बनाना ही बनाना है, टेबल भी घर से लेकर आओ, डेकोरेशन का सामान भी घर से लेकर आओ, कील ठोकनी है, उसके सारा सामान आपको खुद ही सॉर्ट करना है ना। स्कूल वालों का बस चले तो बेटा है ना, सब कुछ घर से ही मंगवा लें। स्कूल वालों का बस नहीं चलता है ना, नहीं तो बेटा हमारी जायदाद, हमारी प्रॉपर्टी के पेपर भी मंगवा लें वो, है ना। ऐसे मुझे याद है जब हम क्या होता था यार, वो हाउस नहीं होते थे, हाउस होते थे रेड ग्रीन ब्लू ऐसे वाले हाउस होते थे। कल आपको ये वाला पेपर लेकर आना है, कल आपको ये ग्लिटर वाली शीट लेकर आनी है, कल आपको ये वाले स्केच पेन लेकर आने हैं, कल आपको ये लेकर आना है। ये भाई ऐसा लगता था थोड़े दिन में कह देंगे घर से जायदाद या प्रॉपर्टी के पेपर ले आओ, बस उनका बस नहीं चलता बेटा, लूट लेते हैं भाई। प्रोजेक्ट और इन सब चीजों के नाम पे, है ना। चलो तो बेटा मान लेते हैं कि आप 5 फ्रेंड्स हो, है ना। मान लेते हैं बेटा आप 5 फ्रेंड्स हो, जिसको ये काम क्या किया गया है, असाइन किया गया है, ठीक है। आप 5-5 बच्चों का ग्रुप बना दिया गया, 5-5 बच्चों का ग्रुप बना दिया गया, ठीक है। और जिस दिन ये ग्रुप वगैरह बनाए गए, जिस दिन स्कूल में बताया गया कि भाई 1 हफ्ते बाद स्कूल में साइंस एग्जीबिशन होगा और आप 5 बच्चे हो जिनको ये मिला है बनाने को और आपको तैयारी करनी है, बाय चांस बेटा तुम क्या थे उस दिन एब्सेंट थे, है ना। बाय चांस क्या था, मेरा भी रेड हाउस था, मेरा भी रेड हाउस था बेटा स्कूल में, हाई वाइफ, ठीक है। हाँ तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ। और ऐसा होता है ना, जिस दिन एब्सेंट हो जाओ उसी दिन सब कुछ हो जाता है, उसी दिन बढ़िया चीज आ जाती है खाने को कैंटीन में, उसी दिन मैम भी एब्सेंट हो जाती हैं, उसी दिन 2-4 बच्चों की लड़ाई भी हो जाती है जो देखने में मजा आता, सब कुछ उसी दिन हो जाता है। तो बाई चांस बेटा ऐसा हुआ कि आप उस दिन एब्सेंट हो गए। अब क्या हुआ, अब आपके दोस्त ने आपको मैसेज करके बताया कि भाई आज तो तू एब्सेंट था, आज तो हमारी साइंस वाली मैम ने, ओए बातें बहुत कर रहे हो, आज तो साइंस वाली मैम ने हम 5 जनों का ग्रुप बनाया है भाई, तो अब एक काम करते हैं, हम एक साइंस मॉडल बनाएंगे और ऐसे ऐसे करके हमें वहां जाना है। अब बेटा 5 जने तभी साथ में काम कर पाएंगे। जो सबसे पहली बात, साइंस एग्जीबिशन कब सक्सेसफुल हो पाएगा आप लोगों का, जब आप साइंस मॉडल बना लोगे। यस मैम, है ना। साइंस मॉडल बनाने के लिए हमें अलग अलग चीजें चाहिए, साइंस मॉडल बनाने के लिए हमें अलग अलग चीजें चाहिए, है ना। तो भाई आप में से किसी दोस्त ने कहा कि भाई मैं काम करता हूं, मैं थर्माकोल ले आऊंगा, एक ने कहा मैं कार्डबोर्ड ले आऊंगा, एक ने कहा भाई मैं स्केच पेन ले आऊंगा, एक ने कहा भाई मैं वाटर कलर ले आऊंगा, एक ने कहा मैं पैसे दे दूंगा, मुझे बता देना, मैं कोई काम नहीं करूंगा। आई वॉज लाइक दैट, ठीक है। तो यार अब आप मुझे बताओ, अगर आप 5 दोस्त आपस में बात नहीं करोगे, आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, आपस में कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो वो जो आपको एक्टिविटी करनी है, वो जो आपको साइंस एग्जीबिशन क्या करना है बेटा, आपको स्कूल में लगाना है, क्या वो आप कर पाओगे? नहीं। जहां पर बहुत सारी चीजें एक साथ काम करती हैं, जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, वहां पर बहुत जरूरी है कि उनका आपस में क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो,
है ना। जैसे कि भाई मान लो तुमने साइंस मॉडल बना लिया, अब एक दोस्त ने कहा कि हाँ भाई मेरे घर पे छोटी सी एक कंप्यूटर टेबल है, मैं ले आऊंगा घर से, ठीक है, पर मैं लेकर कैसे आऊंगा, मेरा घर तो 5 किलोमीटर दूर है। तो फिर एक दोस्त ने कहा कि ठीक है भाई मैं पापा को बोलूंगा गाड़ी ले आए, है ना, या फिर हम एक काम करेंगे कोई रिक्शा कर लेंगे, या फिर एक काम करेंगे मैं स्कूटी ले आऊंगा। तो बेटा अब आप सबको साथ मिलजुल के काम करना पड़ेगा, तभी वो एक्टिविटी अच्छे से हो पाएगी। वो साइंस एग्जीबिशन वाली एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। आप सोचो, मैम ने कहा कि आप 5 बच्चों को साइंस एग्जीबिशन लगाना है, आपने कहा ओके, और आप में से 5 जनों ने आपस में कोई बात ही नहीं करा, कुछ कोऑर्डिनेट ही नहीं करा, किसी ने कुछ जिक्र ही नहीं किया एक दूसरे से, तो क्या साइंस एग्जीबिशन वाले दिन आप लोगों का साइंस मॉडल रेडी होगा? ढंग से नहीं होगा। क्या आप एग्जीबिशन लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे, क्योंकि वो तो एक क्या थी, ग्रुप एक्टिविटी थी, वहां पर सबको साथ मिलकर काम करना था। तो भाई ये बहुत जरूरी है समझना कि जब हम कोई भी एक्टिविटी, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वहां पर, है ना, वहां पर बहुत सारे मल्टीपल चीजें क्या होती है, इन्वॉल्व होती हैं, और उन मल्टीपल चीजों का क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब मैं आपको बेटा छोटा सा एग्जांपल देती हूं अपनी डेली लाइफ से, है ना। मैंने आपको एक बहुत स्कूल का एग्जांपल दे दिया, अब मैं आपको एक डेली लाइफ से एग्जांपल देती हूं बेटा। मान लो यहां पर क्या है, ये हमारी कोई पूकी दीदी है ना। मान लो बेटा ये समृद्धि मैम है ना। ये कौन है भाई? तुम्हारी सैमी मैमी सैमी मैमी व्हाट इज सैमी मैमी? सिमी मैम है आपकी, चलो सैमी मैमी कर लेते हैं सैमी मैम, ठीक है। अब बेटी मुंडी को क्या हो गया है मेरी, ठीक है। अब आप चाहते हो कि समृद्धि मैम बिना मरे हुए, है ना, भगवान को प्यारी हुए बिना रोड क्रॉस कर लें, तो आप मुझे बताओ बेटा, मुझे सक्सेसफुली रोड क्रॉस करने के लिए अपनी बॉडी के कौन से ऑर्गन को यूज करना पड़ेगा? आप चाहते हो कि समृद्धि मैम यहां से यहां जिंदा पहुंच जाएं, तो आपको क्या लगता है बेटा, इस रोड को सक्सेसफुली क्रॉस करने के लिए मेरी बॉडी कौन से बॉडी ऑर्गन यूज होंगे? जल्दी बताओ। आईज, वेरी गुड, आंखों की जरूरत पड़ेगी, वेरी गुड। क्यों भाई? मैम आंखों से देखोगे तभी तो पता चलेगा, रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, साइकिल, गाड़ी, घोड़ा, कुछ आ तो नहीं रहा। वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं आइज की जरूरत पड़ेगी, और ब्रेन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, दिमाग की जरूरत पड़ेगी। क्यों भाई? क्यों भाई ब्रेन की जरूरत क्यों पड़ेगी? ब्रेन की जरूरत क्यों पड़ेगी? चलो देखते हैं। लेग्स की जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है मैम, हाथों से थोड़ी ना जाओगी तुम चल के, तो ब्रेन को हटा के पहले लेग्स लिख देते हैं। पैरों से चलोगी मैम तुम, और ईयर भी लिख रहे हैं कुछ बच्चे। हाँ भाई चलो ठीक है, मान लिया, ईयर की जरूरत पड़ेगी, है ना। मान लो बेटा मैं जा रही हूं, पीछे से किसी ने हॉर्न बजाया तो मुझे सुनना भी तो चाहिए ना, है ना। सोचो मैं जा रही हूं और सुन नहीं रही, पीछे से कोई हॉर्न मार रहा है और मैं हटी नहीं, तो बेटा अपने बोनेट पे बिठा के ले जाएगा मुझे वो अपने साथ। हाँ, और दिमाग की जरूरत पड़ेगी। ओहो, ठीक है। हाँ, हैंड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं ऐसे बोलूंगी भैया रुक जाइए, पहले मुझे रोड क्रॉस करने दीजिए तो मान लेते हैं मैं अपने हैंड्स का भी इस्तेमाल करूंगी। और ब्रेन, ऑब्वियस सी बात है, ब्रेन। कुछ बच्चे मसल्स बोल रहे हैं बेटा। हमारे हाथ और पांव जब चलते हैं बेटा, जब हाथ और पांव ऐसे ऐसे चलते हैं तो उसमें मसल्स ही यूज होती हैं, है ना। तो आप वो मसल्स को यहीं पर गिन लो, है ना, ठीक है। अब बेटा एक बात सुनेंगे, एक कितनी छोटी सी एक्टिविटी है बेटा, नोज क्या करेगा इसमें? रोड को सूंघूंगी ऐसे बेटा, मैं डॉगी थोड़ी हूं सूंघ के उधर जाऊंगी जो। हाँ, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली। चलो अब सुनो, ऑर्गन्स की बात हो रही थी बेटा, तुम तो वेन्स और पता नहीं कहां कहां पहुंच गए। सुनो मेरी बात, अब देखो बेटा कितनी एक छोटी सी एक्टिविटी है, बेटा, डेली रूटीन की एक एक्टिविटी है। हम दिनचर्या, है ना, नॉर्मल दिनचर्या में हम क्या करते हैं? नॉर्मल दिनचर्या में बेटा हम इधर से उधर चलते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, कितनी बेसिक सी एक्टिविटी है। और इस बेसिक सी एक्टिविटी को करने के लिए बेटा केवल हमारे पांव का चलना काफी नहीं है ना। कोई मुझे बोले कि भाई रोड क्रॉस करने के लिए क्या क्या यूज करना पड़ेगा बॉडी को, तो हम ये नहीं बोल सकते सिर्फ पांव की जरूरत है। नहीं बेटा, आई हैव टू यूज माई आईज। जब मैं अपनी आंखों की मदद
से देखूंगी कि कोई कार तो नहीं आ रही, तो मेरे को आंखों की जरूरत पड़ेगी। नॉट जस्ट दिस बेटा, जब मैं रोड क्रॉस करूंगी तो मैं देखूंगी कि भाई रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है। ग्रीन लाइट है तो मतलब मुझे नहीं चलना, क्योंकि ग्रीन लाइट तो गाड़ियों के लिए है, तो मैं रुकी रहूंगी। फिर मैं देखूंगी भाई रेड लाइट हो गई है, तो रेड लाइट हो गई है तो गाड़ियां रुक जाएंगी। जब रेड लाइट होने पे गाड़ियां रुक जाएंगी तो यानी कि अब मैं क्या है, चल सकती हूं। बट ये सारी बातें कहां प्रोसेस हो रही हैं? ये सारी बातें मेरे दिमाग में प्रोसेस हो रही हैं, क्योंकि जब मैं ग्रीन या रेड लाइट को देखती हूं तो मेरे दिमाग में सारी इंफॉर्मेशन जाती है कि ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है, रेड लाइट का मतलब क्या होता है, रेड लाइट पे रुकना है, चलना है। ये सारी बातें मेरे दिमाग में ऑलरेडी स्टोर्ड है। ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में पहले से ही स्टोर्ड है कि ग्रीन का मतलब क्या होता है, रेड का मतलब क्या होता है, राइट? ये सारी बातें ऑलरेडी मेरे दिमाग में स्टोर्ड है। तो जब मैं ये सब चीजों को देखती हूं तो ये सारी चीजें देखने के बाद मेरे दिमाग के पास क्या जाता है, एक सिग्नल जाता है, और फिर मेरा दिमाग, मेरा ब्रेन बताता है कि भाई अब आपको चलना है, अब आपको रुकना है। सही बात है, ठीक है। तो यानी कि यहां पर बेटा लेग्स का तो चलो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं भाई, रोड क्रॉस करने के लिए चलना पड़ेगा, ठीक बात है, लेग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट केवल अकेले लेग्स नहीं, हमें साथ साथ देखना है अपने आसपास कि हमारी सराउंडिंग में क्या हो रहा है। ठीक है जी। अब क्या केवल देखने से और चलने से काम बन जाएगा? नहीं, है ना भाई, रोड का मामला है तो दैट मीन्स मुझे ये भी सुनना पड़ेगा कि कहीं से हॉर्न तो नहीं बज रहा, कोई मुझे साइड होने के लिए तो नहीं बोल रहा, है ना, कोई पीछे से चिल्लाता है ए लड़की ये तुम क्या कर रही हो? एक मीम आता ना है, ए लड़की तुम बहुत बोलती हो तो बेटा हो सकता है कोई मुझे, है ना, कोई मुझे बोल के चला जाए, अबे क्या कर रही है, मरना है क्या? तो बेटा कुछ ये सब बातें कोई अगर बोल के जाए तो मुझे सुनना ही भी तो देना चाहिए, है ना। तो बेटा ऑब्वियसली मेरे ईयर भी क्या है उस टाइम पे काम करेंगे, है ना। ठीक है। उसके अलावा बेटा भैया प्लीज 1 मिनट मुझे निकलना है, भैया प्लीज 1 मिनट 1 मिनट। तो बेटा ऐसे हाथ का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है ना। और ऑब्वियसली बेटा, है ना, ऑब्वियसली ये सारी की सारी चीजें बेटा कंट्रोल कौन कर रहा है? ये सारी की सारी चीजें कंट्रोल हमारा ब्रेन ही कर रहा है। अगर देखा जाए बेटा, हम सुबह से शाम तक ना जाने कितनी एक्टिविटीज करते हैं, कितनी एक्टिविटीज करते हैं, उन सभी चीजों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल करता है बेटा? हमारी बॉडी की सारी चीजों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रेन ही कंट्रोल करता है ना बेटा। सोचने समझने का काम किसका है? ब्रेन का है ना भाई। तुम मान लो बेटा कि भाई पहले मैं यहां खड़ी थी कहीं और, फिर मेरे दिमाग ने कहा नहीं बहन जीब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना होता है। तो ये सोचना समझना विचार बनाना कि कहां क्या करना है, यहां पे बेटा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है। तो बेटा आप कुछ भी कर रहे हैं, आप सुबह से शाम तक बेटा कुछ भी कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं। ठीक है। ये हर चीज में बेटा क्या है, आपका ब्रेन इन्वॉल्व है। आपको भूख भी लगती है बेटा तो उसमें भी आपके ब्रेन का रोल होता है, आपको प्यास लगती है उसमें भी आपके ब्रेन का रोल होता है, आप सीधे खड़े रह पा रहे हैं वो भी आपके ब्रेन की वजह से। आप बेटा, है ना, अगर आप खाना खाते हो, है ना, कभी ऐसा होता है कि खाना खाते खाते तुमने खाना कान में डाल लिया? ऐसे तो नहीं कर रहे तुम, ऐसे ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेटा आपका ब्रेन आपके हाथ को कॉन्स्टेंटली एक सिग्नल देके बता रहा है कि भाई खाना खाने की जगह ये है, ना कि ये। ठीक है। और बेटा आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे डेली नींद आ जाती है, वो भी आपके ब्रेन की वजह से, और डेली एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी नींद खुल जाती है, वो भी ब्रेन की वजह से। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? ठीक है। सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन। सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? हमारी बॉडी में सब कुछ कंट्रोल जो हो रहा है अल्टीमेटली वो ब्रेन की वजह से हो रहा है। बट ये कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है बेटा? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन। बेटा कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बड़ी बातचीत।
कम्युनिकेट करना मतलब बातचीत करना। जैसे कि बेटा जब आप स्कूल नहीं गए और आपको पता चला कि साइंस का प्रोजेक्ट बनाना है, साइंस में कोई मॉडल बनाना है, तो आपने अपने उन 4 दोस्तों को फोन करा, उनसे बातचीत करी, उनसे कोऑर्डिनेट करा कि भाई कैसे करना है बता दो, मैं ये ले आऊंगा, तुम ये ले आना, ऐसे कर लेंगे और वैसे कर लेंगे, राइट। तो बेटा अगर आपस में ऑर्गन्स का कम्युनिकेशन नहीं होगा तो क्या हम सक्सेसफुली रोड क्रॉस कर पाएंगे? मतलब ये कि बेटा मैं अगर रोड क्रॉस करना चाहती हूं तो मेरे को चलना है, समझ आया, बट कब रुकना है ना। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी आ रही है और मैं चले ही जाऊं, नहीं बेटा, जब मैंने देख लिया कि कार आ रही है तो बेटा मुझे रुकना ही होगा। भाई जब कार मेरे आगे आ गई है तो आई हैव टू स्टॉप, बट कब रुकना है? इस चीज का सिग्नल तो ब्रेन देगा ना बेटा, इस चीज का सिग्नल तो ब्रेन देगा, बट ब्रेन कब देगा? जब ब्रेन के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी कि सामने से कार आ रही है। हमारा ब्रेन हमको सिग्नल देगा कि स्टॉप, रुक जाओ, सामने से कार आ रही है, बट ब्रेन ये सिग्नल कब देगा? जब ब्रेन के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी कि सामने से कार आ रही है। अब सामने से कार आ रही है, ये देखेगा कौन? हमारी आईज देखेंगी। हमारी आईज ने देखा सामने से कार आ रही है, तो ये इंफॉर्मेशन हमारी आईज ने किस तक पहुंचाई? ब्रेन तक पहुंचाई। और ब्रेन को जैसे ही पता चला कि सामने से कार आ रही है तो ब्रेन ने हमारी लेग्स को क्या दी? इंफॉर्मेशन दी, सिग्नल दिया, मैसेज पहुंचाया कि अब आप रुक जाइए। तो यानी कि बेटा हर चीज की इंफॉर्मेशन पहले ब्रेन तक पहुंचाई जाती है, ब्रेन के अंदर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है और फिर हमारा ब्रेन हमें बताता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, फिर हमारा ब्रेन बताता है कि आपको क्या करना है, समझे? तो बेटा कहने का मतलब यह है कि हमारा ब्रेन क्या है बेटा? हमारे सारे ऑर्गन्स से कनेक्टेड है। हमारा ब्रेन जो है हमारे सारे ऑर्गन्स से क्या है? कनेक्टेड है। हम जो भी देखते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन को मिलती है, हम जो भी सुनते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन को मिलती है। ठीक है बेटा, इवन बेटा हम जब कोई चीज टेस्ट करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन को मिलती है। ठीक है, हर चीज की इंफॉर्मेशन बेटा, आप एक सिंपल बेटा मान लो मान लो बेटा, कोई 50 रुपए का नोट नीचे गिरा हुआ है, चलो 500 रुपए का, ठीक है, मान लो बेटा कि नोट नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। अब तुम जा रहे हो, तुमने देखा वाओ 50 रुपए, देखा किसने? आंखों ने, ठीक है, आंखों ने। अब आंखों ने देख लिया, ये इंफॉर्मेशन कहां गई? ब्रेन के पास गई। अब तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। नहीं मैम, हमें तो पता है हमें क्या करना है, हमें मैम पैसे उठा के अपनी जेब में डाल लेने हैं। मजाक कर रही हूँ, ठीक है। तो बेटा देखो, सिंपल सा लॉजिक और सिंपल सा मतलब ये है, सिंपल सा लॉजिक और सिंपल सा मतलब ये है कि भाई हमारी कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, हमारी कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एक बारी में मल्टीपल ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो, मैं समराइज कर रही हूं, ध्यान से सुनो बेटा, मैं समराइज कर रही हूं। मैं हाँ, फ्लेक्स 50 रुपए में फ्लेक्स होता है ना, हाँ बड़ा 50,000 की गड्डी होती तो कुछ होता भी बेटा। हाँ सुन लो, मैं समराइज कर रही हूं बेटा, मैं पूरा समराइज कर रही हूं, फिर मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगी। किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एक बारी में, एक नहीं एक बारी में कई ऑर्गन साथ में काम करते हैं। पहला पॉइंट ये है, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी एक सिंगल टाइम पे बहुत सारे ऑर्गन्स को यूज करती है, पहली बात। दूसरी बात, अब क्योंकि एक बारी में बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ काम कर रहे हैं तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का मतलब तालमेल, कोऑर्डिनेशन का मतलब उनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब ये कि भाई एक ऑर्गन से मैसेज दूसरे ऑर्गन के पास जाता है, दूसरे ऑर्गन से तीसरे के पास जाता है, एंड सो ऑन होते होते जब साथ आपस में तालमेल बन जाता है तो वो एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म होती है। और इन सारे ऑर्गन्स को एक बारी में कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हमारा ब्रेन। इन सभी ऑर्गन्स को एक साथ में कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ब्रेन। तो अब बेटा इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, इस चैप्टर
चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि भाई ऑर्गन्स के बीच में ये कम्युनिकेशन कैसे होता है, कैसे इंफॉर्मेशन हमारे लेग से ब्रेन के पास जाती है या ब्रेन से लेग्स के पास जाती है, कैसे इंफॉर्मेशन हमारे हैंड से ब्रेन के पास जाती है, ब्रेन से हैंड के पास जाती है। हमने ये पढ़ लिया, हमने मैम ने बोल दिया कि भाई इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के पास गई, बट कैसे गई बेटा? मान लो ये क्या था, ये गरम गरम कॉफी थी, है ना, ये गरम गरम कॉफी थी, मैंने इस पे हाथ लगाया तो मुझे बेटा गरम गरम कहां महसूस हुआ? मुझे गरम गरम तो अपने हाथ की स्किन पे महसूस हुआ, बट अब ये इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन तक पहुंचानी है। ब्रेन को कम्युनिकेशन कौन देगा? ब्रेन को सिग्नल कौन देगा? तो बेटा हमारी बॉडी के अंदर कुछ तो है जो यहां से कैरी करके लेके जाएगा इंफॉर्मेशन को और ब्रेन को देगा। अब ध्यान से सुनो बेटा, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सिस्टम होता है। भाई खाना है, खाने को पचाना है, मतलब खाने को डाइजेस्ट करना है और बाकी सब चीजें करनी है खाने से रिलेटेड, तो उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम था। बेटा सांस लेनी है, इनहेल एक्सहेल करना था, तो उसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम था। हमारी बॉडी के अंदर बेटा वेस्ट को बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम था, ब्लड का इधर उधर ट्रांसपोर्ट कराने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम था। ठीक है, अगर किसी को रिप्रोड्यूस करना है तो उसके लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। वैसे ही बेटा अगर हमारी बॉडी के अंदर हमें क्या करना है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट तक क्या है, मैसेज को, सिग्नल को क्या है पहुंचाना है, तो उसके लिए हमारी बॉडी कौन से सिस्टम को यूज करती है? उसके लिए हमारी बॉडी यूज करती है नर्वस सिस्टम को। इतनी बात सबको समझ आई कि नहीं आई? अगर इतनी बात सबको समझ आई तो जल्दी से #CH करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर बेटा क्या है, बहुत सारे पार्ट्स एक साथ मिलके काम करते हैं। उन सभी पार्ट्स को आपस में क्या करना है, बातचीत करनी है, कम्युनिकेट करना है। बातचीत और कम्युनिकेट कैसे होगा? बातचीत और कम्युनिकेट होगा बेटा मैसेज पहुंचा के। अब बेटा अगर मैंने ये, अब सोचो बेटा, आप ये सोचो, मैंने कहा कि मैं बच्चों से मिलूंगी, है ना बेटा, मैं कल तुम बच्चों से मिलूंगी, है ना। अब तुमको अगर मैं यही नहीं बताऊंगी कि मैं कब मिलूंगी तो तुम कैसे आ पाओगे मुझसे मिलने? ठीक है, अब मैं तुमको यही नहीं बताऊंगी बेटा कि मैं कितने बजे कहां मिलूंगी, तो हम कैसे मिल पाएंगे? तो बेटा अब जब मैं घर से निकलूंगी तो मैं मैसेज कर दूंगी, तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी, मैसेज पहुंचा दूंगी तुम तक कि बेटा कल मैं 5 बजे, है ना, इस वाली जगह पर, इस वाले मॉल में मिलूंगी, है ना। तो जब तक आपके पास मैसेज नहीं पहुंचेगा तब तक वो काम ढंग से नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक वो काम ढंग से नहीं हो सकता। तो सेम चीज है बेटा, जब कोई भी काम करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। वो बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं बेटा, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में मैसेज और सिग्नल पहुंचाते हैं। अब मैसेज और सिग्नल को बेटा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेकर जाने का जो काम करता है वो है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम किस चीज में इन्वॉल्व है? नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व है। हमारी बॉडी के अंदर बेटा कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी के अंदर चीजों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है? हमारी बॉडी के अंदर चीजों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम, हमारी बॉडी के अंदर चीजों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है? नर्वस सिस्टम का है। कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल बेटा हमारे ब्रेन करते हैं, है ना। ब्रेन इज द पार्ट जो हमारी बॉडी के अंदर हर चीज को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और ब्रेन हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? बातचीत, बातचीत मतलब मैसेज, बातचीत मतलब सिग्नल। तो हमारी बॉडी में मान लो बेटा मेरे लिवर को ब्रेन तक कोई मैसेज पहुंचाना है या मेरे ब्रेन को किडनी तक कोई मैसेज पहुंचाना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो बेटा अब ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे ब्रेन से मैसेज को लेकर जाएगी मेरी किडनी तक? कुछ तो होगा ना बॉडी के अंदर, भाई कुछ तो होगा बॉडी के अंदर जो मेरे ब्रेन से मैसेज को, सिग्नल को लेकर जाएगा किडनी तक, कुछ तो होगा। यस, इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर होते हैं न्यूरॉन्स, या अभी आप जान लो नर्व्स। ठीक है, नर्व्स होती हैं बेटा जो काम करती हैं, या हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो बेटा अब ब्रेन और किडनी के बीच में, ब्रेन और किडनी के बीच में मैसेज को लेकर जाने का काम कोई तो करेगा। कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम करता है। अब बेटा हमारे नर्वस सिस्टम को हमने ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हमारे नर्वस सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम
एंड दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बेटा CNS, PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS एंड PNS, CNS एंड PNS। अगर कोई पूछे कि नर्वस सिस्टम को हमने ब्रॉडली कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि भाई जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल मेन पार्ट हो गया, उसको हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल दिया, और बेटा उसका एक पार्ट हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे कि बेटा मान लो कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है ना, जैसे मान लो बेटा एप्पल है ना, एप्पल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट या सबसे बड़ी कंपनी मान लो वर्ल्ड की, है ना। अब बेटा एक तो ऐसा ऑफिस होगा जो उसका बिल्कुल मेन हेडक्वार्टर वाला ऑफिस है जो कि कैलिफोर्निया में है, ठीक है। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि और ऑफिस नहीं है ना बेटा। अमेरिका में, इंडिया में, जापान में, जर्मनी में, हर जगह पे उनके ऑफिस होंगे। बट एक तो ऐसा होगा ना मेन, बिल्कुल जो हेडक्वार्टर है, मेन सेंट्रल ऑफिस, है ना, जहां पे टिम कुक भाई साहब बैठते हैं। टिम कुक ही है ना बेटा, अब तो उनके CEO जहां तक मुझे याद है ना। तो वैसे ही है बेटा, पूरा हमारा बेटा नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में फैला हुआ है, नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में फैला हुआ है। बट एक तो होता है ना हेड ऑफिस, हाँ, तो बेटा हमारा भी हेड ऑफिस हमारे हेड में ही है, ठीक है। तो बेटा नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब कोई पूछे कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सी दो चीजों से मिलकर बना है, तो हम बोलेंगे भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलकर बना होता है दो चीजों से। एक है बेटा हमारा ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड, एक है बेटा हमारा ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। एक है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीजों से मिलकर बनी है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन सबको पता है बेटा क्या होता है, ब्रेन सबको पता है बेटा क्या होता है, दिस इज ब्रेन, दिस इज आवर ब्रेन, ठीक है। ये क्या है बेटा, ब्रेन है, ये ब्रेन है, ठीक है, वेरी गुड, ये हो गया हमारा ब्रेन। अब बेटा मैं यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, कृपया करके उस क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा स्पाइनल कॉर्ड इज इक्वल टू बैकबोन, ठीक है। दो ऑप्शन है आपके पास, ये बात ट्रू है, ऑप्शन बी ये बात फॉल्स है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक? स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन सेम बात है, स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन सेम बात होती है, स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन इज द सेम थिंग। सॉरी टू से गाइस, स्पाइनल कॉर्ड एंड बैकबोन अलग अलग चीज होती है। 56% बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। देखो बेटा, ये बात बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये बात जो मैंने लिखी ये बात बिल्कुल इनकरेक्ट है। और ये मैंने क्यों लिखी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लगता है स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं मैम, स्पाइनल कॉर्ड तो वर्टिबल कॉलम होती है। नलायको, बैकबोन और वर्टिबल कॉलम सेम। सुनो सुनो बेटा, देखो देखो समझाती हूं, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी फॉल्स है, और अब मैं आपको समझाती हूं कि स्पाइनल कॉर्ड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखो, ये आपका एक्चुअली में रियल इमेज है, एक्चुअली में ब्रेन कुछ ऐसा दिखता है, एक्चुअली में बेटा ब्रेन हमारा कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है।
हमारा ब्रेन कुछ ऐसा दिखता है। हमारे ब्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है, बीच में इस तरीके से जॉइंट होता है, ठीक है, इसको लेफ्ट हेमिस्फेयर, और आगे बताऊंगी जब हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ लेंगे। अब होता क्या है बेटा, देखो ब्रेन से क्या निकल रही है, ब्रेन से एक पूंछ निकल रही है, ब्रेन से एक पूंछ निकल रही है, ब्रेन की एक टेल निकल रही है। ये जो ब्रेन की टेल निकल रही है बेटा, ब्रेन की ये जो पूंछ निकल रही है, ये जो टेल निकल रही है, इसी को हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, इसी को हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो मैम यही तो बैकबोन हुई ना? नहीं नहीं नहीं, सुनो बेटा, स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन के अंदर होती है। तो इमेजिन करो बेटा, इमेजिन कर, मैं आपको ऐसे बताती हूँ, रुको एक और इमेज देखो, ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये ब्रेन हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई। अब बेटा आपकी स्पाइनल कॉर्ड आपकी बैकबोन के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो आपको बेटा रेड कलर की ट्यूब सी निकलती हुई दिख रही है, ये जो डायरेक्टली आपके ब्रेन, ये आपका ब्रेन हो गया, तो ये ब्रेन से ही एक पूंछ निकल रही है जिसका नाम स्पाइनल कॉर्ड है। और स्पाइनल कॉर्ड बेटा आपकी बैकबोन या फिर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर लोकेटेड होती है। ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, छोटे छोटे वर्टिब्रे होते हैं जिनको हम 33 छोटी छोटी 33 हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलते हैं बैकबोन, हिंदी में रीढ़ की हड्डी, इसको वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं, इसको वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। आप इमेजिन करो बेटा, इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन करो और इसको देखो, ये क्या है बेटा, पता नहीं क्या, सिरिंज है। देखो बेटा, जैसे पेन को देखो, पेन से बेटर समझ आएगा बेटा। जैसे पेन की बॉडी के अंदर रिफिल होता है, जैसे पेन की बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, रिफिल होता है ना, जैसे पेन की बॉडी के अंदर रिफिल होता है, वैसे ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड हमारी बैकबोन के अंदर होती है। तो ये आपकी बैकबोन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो जैसे पेन की बॉडी के अंदर रिफिल क्या है बेटा, प्लेस्ड होता है उसके अंदर, ऐसे बिल्कुल वैसे ही बेटा क्या होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रोटेक्टेड होती है। तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड इज एक्चुअली कवर्ड बाय, है ना, स्पाइनल कॉर्ड हम लिख सकते हैं कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय दिस बैकबोन या फिर वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। समझे? 5 बजे कैसे क्लास हो सकती है? 4 से 5:30 होगी ना क्लास, तो 5 बजे किसकी क्लास है? 7 बजे ना तुम्हारी क्लास मैथ्स की। हाउ इज दैट पॉसिबल? नहीं, कुंदन एक बार चेक करो, इनकी क्लास तो नहीं है ना 5 बजे? हाँ, 7 बजे क्लास है बेटा। वो तो आपको पता ही है कि आपकी 2 साइंस की क्लास पैरेलल चलती हैं बेटा, वो तो आपको पता ही है ना कि 2 क्लासेस पैरेलल चलती हैं साइंस की। अगर मैं आज 4 बजे क्लास ना लेती तो ये वाली क्लास तो 5 बजे ही होती ना बेटा। अगर मैं ये वाली क्लास 4 बजे ना लेती तब भी तो ये वाली क्लास बेटा 5 बजे पैरेलल ही चलती, तब भी तो आप इधर यहां पढ़ रहे होते या वहां पढ़ रहे होते, ठीक है। चलो बेटा, तो यहां से आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी, आई होप बेटा यहां से आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड बैकबोन। तो जैसे एक पेन के अंदर रिफिल होता है, पेन की बॉडी के अंदर, बिल्कुल वैसे ही हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, यार समोसा सिंह को लेकर आई हूं, समोसा सिंह को, हाँ ठीक है। तो वैसे ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड क्या है, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर है। तो अगर आप ये देखोगे तो आप इसको ऐसे बना सकते हो या इमेजिन कर सकते हो, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है बेटा,
है ना। और ये स्पाइनल कॉर्ड के बाहर इस तरीके से क्या है, इस तरीके से हमारी क्या होती है भाई, हिंदी में जिसको रीढ़ की हड्डी बोल दिया और इंग्लिश में बैकबोन। चमका कि नहीं चमका बेटा? डिफरेंस समझ आया? समझ आया बेटा? डिफरेंस समझ आया? जल्दी से बताएंगे, डिफरेंस समझ आया, यस और नो? ठीक है, तो यहां से बेटा हमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। वेरी गुड गाइज, से हाई टू समोसा सिंह आफ्टर सो लॉन्ग। कहां थे तुम? इधर देखो मुझे, कहां थे? नाराज है, इधर देखो। हाँ, कहां थे इतने दिन से? याद नहीं आई मेरी? अब इतना भी मत देखो, उधर देखो, बच्चों को देखो। अरे बच्चों को देखो भाई। हाँ, तो बेटा समोसा सिंह का स्वागत करो जल्दी से, सभी के सभी जल्दी से जल्दी से स्वागत करो। वेरी गुड। समोसा सिंह बैक हो जाओ और अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाओ भाई। चलो ये रहा, ठीक है। तो बेटा दिस इज बैकबोन, ठीक है। स्टार्ट हो जाती है राइट फ्रॉम हियर। हाथ लगा के देखो बेटा, आपको फील होगा यहां पर आपको एक बोनी स्ट्रक्चर फील होगा। तो ये बैकबोन यहीं से बेटा स्टार्ट हो जाती है। लगभग छोटी छोटी 33 हड्डियां होती हैं, लगभग छोटी छोटी 3, ठीक है, छोटी छोटी 33 हड्डियां होती हैं बेटा, ठीक है, जो ये हमें हमारी बड़ी सी बेटा ये क्या है, पूरी बैकबोन बनाती हैं, ठीक है। और इसी के अंदर ही अंदर क्या चल रही होती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड चल रही होती है। इसी के अंदर ही क्या है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड चल रही है। और स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्टली हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई है। स्पाइनल कॉर्ड इज डायरेक्टली एसोसिएटेड या कनेक्टेड टू दी ब्रेन, ठीक है। चलो बेटा आप थोड़ा स्पीड अप करते हैं, बहुत बातें ठीक है। चलो बेटा आप स्पीड अप करते हैं। अब बेटा यहां पर स्पाइनल कॉर्ड का एक्चुअली में काम क्या होता है? देखो बेटा स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है सारे सिग्नल्स को, मैसेजेस को हमारे ब्रेन तक पहुंचाना। स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है सारे मैसेजेस को, सिग्नल्स तक को हमारे ब्रेन तक पहुंचाना, ठीक है। अब ये करता कैसे है? देखो बेटा इसके अलावा अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, दिस इज द ब्रेन एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, बट आपको इसके अलावा यहां पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं बेटा। ये लंबे लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये लंबे लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। यस मैम दिख तो रहे हैं, ठीक है। यहां पे देख लो बेटा, ये लंबे लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स, यस मैम दिख तो रहे हैं, ठीक है, दिख तो रहे हैं, ठीक है। तो आप यहां पर भी देखो बेटा, आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं निकले हुए, हाँ मैम दिख तो रहे हैं। तो बेटा ये होती है नर्व्स, ये होती है नर्व्स, ये होती है नर्व्स। हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाल फैला हुआ है, नेटवर्क फैला हुआ है, किसका? नर्व्स का। नर्व्स का काम होता है बेटा मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। मतलब ये बेटा, अगर मैंने यहां पर किसी गरम कप को हाथ लगा दिया तो यहां पे बेटा, यहां पर बेसिकली हमारी स्किन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो इस इंफॉर्मेशन को लेते हैं। अब वो रिसेप्टर क्या करते हैं बेटा, हमारे हाथ के नर्व्स को इंफॉर्मेशन देंगे और ये नर्व्स बेटा क्या करेंगी, इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचाएंगी। स्पाइनल कॉर्ड इस इंफॉर्मेशन को धुन करके कहां ले जाएगा? ब्रेन के पास, ठीक है। तो डायरेक्टली नहीं बेटा, डायरेक्टली नहीं, यहां पर क्या है, नर्व्स उस इंफॉर्मेशन को, सिग्नल को पहुंचाएंगी स्पाइनल कॉर्ड के पास और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को देगा। और अगर ब्रेन को कुछ इंफॉर्मेशन हाथ के पास पहुंचानी है तो वाइस वर्सा कर दो, ब्रेन पहले उस सिग्नल को, उस मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड को देगा, स्पाइनल कॉर्ड बेटा फिर उसको नर्व्स को देगी और नर्व्स इंफॉर्मेशन वहां तक ले आएगी, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर बेटा 2 तरीके की नर्व्स होते हैं, नोट डाउन करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर बेटा 2 तरीके की नर्व्स होती हैं। एक होती है बेटा क्रेनियल नर्व्स, एक होती है बेटा क्रेनियल नर्व्स, और एक होती है बेटा पेरिफेरल नर्व्स। एक होती है क्रेनियल नर्व्स, एक होती है बेटा स्पाइनल नर्व, सॉरी, एक होती है बेटा क्रेनियल नर्व्स और एक होती है स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। वन इज क्रेनियल नर्व्स एंड द सेकेंड वन इज स्पाइनल नर्व्स। बेटा वो नर्व्स जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से एसोसिएटेड होती हैं,
वो वाली नर्व्स जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से एसोसिएटेड होती है। बेटा कहीं पे भी टर्म आ गया ना क्रेनियल, कहीं पे भी टर्म आ गया क्रेनियल, तो याद रखेंगे वो हमेशा ब्रेन से रिलेटेड है। और कहीं पे भी टर्म आ गया स्पाइनल, याद रखेंगे वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड है। तो बेटा nerves which are directly connected to brain, वो वाली नर्व्स जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से एसोसिएटेड होती हैं या कनेक्टेड होती हैं, उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। जैसे कि बेटा अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको दिख रहे होंगे बेटा ये कुछ नर्व्स जो डायरेक्टली ब्रेन से जुड़ रही हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई बेटा, ये हमारी हो गई क्रेनियल नर्व्स, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्रेन से जुड़ रही हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्रेन से जुड़ रही हैं। दीज आर क्रेनियल नर्व्स। अगर ये नहीं समझ आया तो ये देखो बेटा, देखो यहां पर देखो, आपको ये दिख रही है डायरेक्टली ब्रेन से जुड़ी हुई है, तो ये क्रेनियल नर्व्स हो गई, ठीक है। बट यहां पर देखो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है और यहां पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड से क्या है, स्पाइनल कॉर्ड से क्या है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड से हमारी कुछ नर्व्स एसोसिएटेड है। स्पाइनल कॉर्ड से क्या है बेटा, हमारी नर्व्स एसोसिएटेड है। तो वो वाली नर्व्स जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, nerves which are connected to spinal cord, वो हो गई स्पाइनल नर्व्स, वो हो गई स्पाइनल नर्व्स। जैसे कि ये वाली, ठीक है, ये हो गई स्पाइनल नर्व्स। वो हो गई हमारी स्पाइनल नर्व्स। फटाफट से लिख लो, फटाफट से लिख लो। ये इस तरीके से बेटा आप फॉर्म, इस फॉर्म में क्या बना लो, चार्ट बना लो। मैं पूछ रही हूं बेटा, मैं एक बार चेक कर लूं, तुम इतना स्पैमिंग कर रहे हो तुम क्लास के लिए। तुम्हारी क्लास चेक कर ली है मैंने, 7 बजे है इंग्लिश की क्लास, लिख लिया, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखेंगे, अगर कोई पूछे कि कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, अगर कोई पूछे कितनी क्रेनियल नर्व्स होती है, तो हम बताएंगे देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन आवर बॉडी। कितनी होती हैं, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन आवर बॉडी एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो कितनी क्रेनियल नर्व्स है हमारी बॉडी में बेटा, जैसे यहाँ पे मैंने आपको 1 2 3 4 दिखाई है, ऐसे ही बेटा क्या है, 12 क्रेनियल नर्व्स का क्या होता है, पेयर होता है, ठीक है। वैसे ही बेटा 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर होते हैं। टू समराइज एवरीथिंग जो हमने पढ़ा वो यहां पर आपको दिख ही जाएगा। हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत है भाई, सारे ऑर्गन्स को एक साथ मिलके काम करना है, जिसके लिए उनको मैसेजेस को, सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजना होगा। उसके लिए नर्वस सिस्टम की जरूरत पड़ती है। नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के मिलकर बना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स से मिलकर बना है ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है, नर्व्स से मिलकर बना है। नर्व्स 2 तरीके की है, क्रेनियल एंड स्पाइनल। जो ब्रेन से जुड़ी हुई है वो क्रेनियल, और जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी है वो हो गई स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। यहीं से बेटा आ जाता है पहला क्वेश्चन, यहीं से आ जाता है बेटा पहला क्वेश्चन, ब्रेन इज पार्ट ऑफ, क्या इस पे पोल करने की जरूरत है, नहीं। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ब्रेन इज पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन इज पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है बेटा। अब यहां से बेटा आगे हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले हमको यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है और समझनी है। की टर्म्स टू अंडरस्टैंड द नर्वस सिस्टम। देखो बेटा कहीं पे भी एनसीईआरटी में
कहीं पे भी बेटा एनसीईआरटी में आपको इन पर्टिकुलर टर्म्स की डेफिनेशंस नहीं मिलेंगी, कहीं पे भी बेटा आपको एनसीईआरटी के अंदर इन टर्म्स की डेफिनेशन नहीं मिलेंगी, और शायद से बेटा आपसे पेपर में पूछा भी नहीं जाएगा। बट फिर मैम आप क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि बेटा जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जब हम बेटा आगे चल रहे हैं, हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, हमको ये चैप्टर पढ़ना है, तो इस चैप्टर के अंदर बेटा आपको ये टर्म्स ना बार बार देखने को मिलेंगे कि भाई ये स्टिमुलस है, वो स्टिमुलस है, ये रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर है। तो यार ये टर्म्स ना कॉन्स्टेंटली आगे चल के रिपीट होंगे, और मैं नहीं चाहती कि आप में से किसी को भी इस चीज में प्रॉब्लम आए, ठीक है? तो बेटा अब जल्दी से सुनो, देखो सबसे पहला टर्म यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं। देखो बेटा, आप देखोगे इस चैप्टर के अंदर ये टर्म बार बार देखने को मिलता है, स्टिम्युलस, या फिर आपको सुनने को मिलता है स्टिम्युलाई। कुछ नहीं है बेटा, एक ही बात है। सबसे पहले तो ये हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं और ये हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। पहली बात तो ये कुछ अलग नहीं है, दोनों सेम ही चीज है। जब सिंगल के बारे में बात हो रही है तो स्टिमुलस, और जब मल्टीपल, जब प्लूरल है तो हम स्टिमुलाई टर्म यूज कर लेते हैं। बट इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनोगे बेटा, मैं 3 बारी रिपीट करूंगी, मैं 3 बारी रिपीट करूंगी, ध्यान से सुनना। ऐसी कोई भी चीज जिसको आपकी बॉडी क्या कर सकती है, सेंस कर सकती है, ऐसी कोई भी चीज जिसको आपकी बॉडी क्या कर सकती है, सेंस कर सकती है, हर वो चीज आपकी बॉडी के लिए स्टिमुलस हो जाती है। आपकी बॉडी किस किस चीज को सेंस कर सकती है? मैम हम लाइट को सेंस कर सकते हैं, है ना, हम साउंड को सेंस कर सकते हैं, हम टेस्ट को सेंस कर सकते हैं, हम टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं, हम टेस्ट को सेंस कर सकते हैं। करते हो ना यार, ये चीज खट्टी है, ये चीज मीठी है, ये चीज कड़वी है, कर सकते हो। तो ऐसी कोई भी चीज बेटा जो आपकी बॉडी सेंस कर सकती है, वो चीज आपकी बॉडी के लिए क्या हो जाती है, स्टिमुलस होती है, ठीक है? तो मान लो बेटा मेरे को किसी ने कॉफी लाके दी और मैंने ऐसे इसमें हाथ डाला, मैंने कहा यार ये तो बहुत गर्म है, तो मैंने कर सकती हूं, मैं टेम्परेचर को सेंस कर सकती हूं कि ये चीज कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है ना। अब बेटा अगर हम बात करें साउंड की, तो हम बोल सकते हैं यार बहुत जोर से शोर आ रहा है, म्यूजिक को कम कर लो। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपकी बॉडी सेंस कर सकती है, वो आपकी बॉडी के लिए स्टिमुलस हो जाता है। और बेटा जब आपकी बॉडी कोई भी स्टिमुलस को सेंस करती है, तो ऑब्वियसली आप कुछ एक्शन तो करते हो, कुछ बिहेवियर तो करते हो। मतलब ये कि भाई मान लो ये कप ऐसे रखा था, ये बहुत गर्म खौलती हुई कॉफी थी, खौला रही है कॉफी, ठीक है? तो भाई जैसे मैं इसको हाथ लगाऊंगी, मैं ऐसे तो नहीं करूंगी, मजा आ रहा है, वाओ मेरा हाथ जल रहा है, आई विल नॉट डू लाइक दिस, राइट? जैसे ही मैं किसी बहुत ज्यादा गर्म चीज को सेंस करूंगी, तो मैं अपना हाथ एकदम पीछे करूंगी। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल चीजों को सेंस कर लेते हैं और काम खत्म, ऐसा नहीं है बेटा। जब हम किसी चीज को सेंस करते हैं तो हमारी बॉडी कोई ना कोई एक्शन या कुछ बिहेवियर में चेंज दिखाती है, ठीक है? तो बेटा यहां से स्टिमुलस का मतलब समझ आ गया, ऐसी कोई भी चीज जिसको आपकी बॉडी सेंस कर सकती है, कुछ भी बेटा, ऐसी कोई भी चीज जिसको आपकी बॉडी, आपके कोई भी बॉडी का पार्ट सेंस कर सकता है, वो हो गया स्टिमुलस। फिर आ जाते हैं रिसेप्टर से। रिसेप्टर नाम ही सुनकर लग रहा है जो कुछ रिसीव करे, रिसेप्टर नाम सुन के ही लग रहा है कि कुछ रिसीव हो रहा है, कुछ रिसीव हो रहा है ना। रिसेप्टर बेसिकली आपकी बॉडी का कोई सेल हो सकता है, कोई टिश्यू हो सकता है, कोई ऑर्गन हो सकता है जो स्टिमुलस को रिसीव करता है, स्टिमुलस को सेंस करता है। बेटा आप किसी साउंड को किसकी मदद से सेंस करते हो? मैम नाक से। कहां से आवाज आ रही है, कहां, ऐसे करते हो? नहीं, साउंड को कहां से सेंस करते हो? कान से करते हैं। टेस्ट को कहां से सेंस करते हो? मैम आंखों से। मैम देख के पता चल जाता है कितने टेस्टी मोमोज है, मैम देख के ही बता सकते हैं कि इसकी चटनी में वो वाला दम नहीं है। मैम देख के ही बता देते हैं कि आज इसकी मोमोज की चटनी में वो बात नहीं है। जल्दी बताओ। तो बेटा टेस्ट को आप किससे सेंस करते हो? मैम टेस्ट को हम सेंस करते हैं। टेस्ट को कैसे सेंस करते हो? बेटा टेस्ट को आप सेंस करते हो ना अपनी टंग से। पर टंग पे ऐसा क्या है? टंग पे ऐसा क्या है? तो भाई टंग पे छोटे 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 सेल्स होते हैं जो कि टेस्ट बड की तरह काम करते हैं, जो कि क्या करते हैं? टेस्ट बड की तरह क्या है? काम करते हैं,
ठीक है, अब जल्दी से देखो बेटा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। देखो जरा, बहुत इससे बेटा एक क्वेश्चन, एक एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है। देखो भाई, आपकी आंखों के अंदर ऐसा क्या है, आपकी आंखों के अंदर ऐसा क्या है जिसकी मदद से आप लाइट को सेंस करते हो? क्या है यार, इतनी गलत पीपीटी बनाई है ना आज इन्होंने, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। चलो देखेंगे। तो भाई आपकी आईज में ऐसा क्या है? तो बेटा आपकी आईज में प्रेजेंट होते हैं फोटो रिसेप्टर्स। फोटो का मतलब ही होता है लाइट, फोटो का मतलब ही होता है लाइट। आपने ह्यूमन आई वाला चैप्टर पढ़ लिया है क्या? अगर आपने ह्यूमन आई वाला चैप्टर पढ़ लिया है, वेरी गुड, देयर आर रॉड्स एंड कॉन्स, वेरी गुड, कुछ बच्चों ने आंसर किया यहाँ पर। आपकी आंखों के अंदर रॉड्स एंड कॉन्स वाले क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। दीज आर एक्चुअली द सेल्स जो लाइट को रिसीव करते हैं। एग्जैक्टली तो भाई आपकी आंखों के अंदर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि लाइट को सेंस करने में हेल्प करते हैं। आपकी नोज के अंदर बेटा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी मदद से आप चीजों को स्मेल कर पाते हो, है ना, अच्छी खुशबू, गंदी बदबू, ठीक है, तो आप चीजों को स्मेल कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपकी नोज के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं। आपकी टंग के ऊपर गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी मदद से आप चीजों को टेस्ट करते हो। आपके बेटा ईयर के अंदर फोनो रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी मदद से आप साउंड को सेंस करते हो। आपकी स्किन पे बेटा थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी मदद से आपकी बॉडी बेटा कितनी हीट है, कितनी कोल्ड, मतलब कोई चीज कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, जिसकी वजह से आप वो सेंस करते हो। उसके अलावा बेटा आपकी स्किन के ऊपर क्या होते हैं? नोसिसेप्टर्स भी होते हैं। नोसिसेप्टर्स बेसिकली पेन को सेंस करते हैं, राइट? जैसे कि बेटा आपको किसी ने मारा तो आपने कहा दर्द भी नहीं हुआ मुझे तो, ठीक है, बट बेटा किसी ने माँ बहुत जोर से मारा, दर्द हो रहा है मैम, ज्यादा दर्द हो रहा है, हाथ लाल हो गया बेटा मेरा, ठीक है। तो बेटा आपकी बॉडी पेन को सेंस करती है विद द हेल्प ऑफ नोसिसेप्टर्स। ऐसा होता है ना बेटा कि आप जा रहे हो और आप पीछे से आपके बहन भाई ने आपको थोड़ा सा मार दिया तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि ठीक है भाई, इट्स ओके, कोई नहीं। बट अगर उसने जोर से मारा, है ना, मान लो आप जा रहे हो, आपके भाई बहन ने आपको जोर से मार दिया, तो फिर आप पलट के कहते हो मैं भी मारूंगा। आई तो यूज्ड टू फाइट लाइक दिस विद माई ब्रदर, है ना। अगर थोड़ा बहुत लगा तो ठीक है, बट थोड़ा सा ज्यादा पेन हो गया, थोड़ा ज्यादा दर्द हो गया तो फिर होता था बदला, रिवेंज। अब जब तक सेम जगह पर, सेम पोजीशन पर, सेम इंटेंसिटी से उतना ही जोर का मुक्का या थप्पड़ ना लगा दूं तब तक चैन नहीं पड़ती बेटा, आत्मा में तब तक ठंडक नहीं पड़ती। तो आई डोंट नो व्हाट यू पीपल यूज टू डू या यू डू, बट दिस इज व्हाट आई यूज टू डू बेटा, कि भाई दर्द नहीं हुआ तो ठीक है, बट अगर दर्द हो गया, अगर थोड़ी सी भी चिरमिराहट हो गई तो बेटा अब तो सेम इंटेंसिटी का थप्पड़ तुझे भी लगेगा। है, मेरा भाई तो भाई मुझसे बड़ा भी है, बट स्टिल ठीक है। तो यहां से बेटा आई होप इतनी बात सबको समझ आई होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से सेंस ऑर्गन के अंदर कौन सा रिसेप्टर है और वो रिसेप्टर कौन से स्टिमुलस को सेंस करने में हेल्प करता है। यहां से बेटा एक क्वेश्चन करते हैं, हमारी एग्जाम्पलर का बेटा ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स। रिसेप्टर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। Which of the following statement is correct about receptors? Receptors के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? बेटा छुट्टी नहीं हो सकती, अभी कोई छुट्टी नहीं होगी। समर ब्रेक में भी इनको 2 क्लासेस लेने में मौत आती है। हफ्ते में मुश्किल से 1-1.5 क्लास हो रही है, उसमें भी तुमको पढ़ना नहीं है, 1 घंटे में तुम छुट्टी करने लग जा रहे हो। गलत बात है भाई, टाइम अप हो चुका है। चलो बेटा देखते हैं क्या होगा सही आंसर।
गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, ट्रू। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल, अरे तो पहले ही ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है, स्मेल को नहीं भाई, ये तो गलत है ना। ऑडिटरी रिसेप्टर स्मेल को कैसे करेंगे? ऑडियो, ऑडिटरी मतलब ऑडियो, ऑडियो मतलब साउंड, और साउंड को ठीक है, स्मेल नहीं साउंड होगा यहां पर, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल को करते हैं, ठीक है, गलत है, ये सब गलत है, ठीक है। आंसर ऑप्शन ए होगा एज द करेक्ट आंसर। 78% बच्चों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। चलो बेटा यहां से वापस आती हूं मैं। तो बेटा आपको यहां पर समझ आ गया है कि स्टिमुलस क्या होता है और रिसेप्टर क्या होता है। ऐसी कोई भी चीज जो आपकी बॉडी के लिए, क्या है, ऐसी कोई भी चीज जिसको आपकी बॉडी क्या कर सकती है, सेंस कर सकती है, वो चीज क्या हो जाती है, वो चीज आपकी बॉडी के लिए स्टिमुलस हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी बॉडी के लिए क्या क्या स्टिमुलस हो सकता है, फ्यू एग्जांपल्स, तो आपकी बॉडी के लिए लाइट एक स्टिमुलस है। आपकी बॉडी लाइट को सेंस कर सकती है, साउंड को सेंस कर सकती है, स्मेल को सेंस कर सकती है, टेस्ट को सेंस कर सकती है, ठीक है, पेन को सेंस कर सकती है, एटसेट्रा 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 एंड सो ऑन, ठीक है। चलो भाई, उसके अलावा हमने बात करी रिसेप्टर की। रिसेप्टर आपकी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले कोई सेल हो सकते हैं, टिश्यू हो सकते हैं, ऑर्गन हो सकते हैं, जो उस स्टिमुलस को सेंस करते हैं, उस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। फिर बेटा यहां पर आ जाता है एक टर्म जिसका नाम है इफेक्टर, और एक आ जाता है बेटा जिसका नाम है रिस्पॉन्स, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स, ठीक है बेटा। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं, ठीक है, मैं आपको यहां पर बेटा एक एग्जाम्पल देती हूं, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपने किसी बहुत ही गरम से, है ना, गरम से पतीले को या गरम पैन को, गरम तवे को एकदम से हाथ लगा दिया, ठीक है। मान लो बेटा आप, अब तुम आंसर करना। मान लो बेटा ये कुछ तो गैस पे रखा हुआ है, तुम्हें नहीं पता ये कितना गर्म है, तुमने एकदम से इसको हाथ लगा दिया, है ना। अब एकदम से हाथ लगाया तो आपकी स्किन पे आपको क्या सेंस होगा? आपकी स्किन पे क्या सेंस होगा? जल्दी से मुझे बताओ, स्टिमुलस क्या होगा? जल्दी से मुझे बताओ, स्टिमुलस क्या होगा और रिसेप्टर क्या होगा? जल्दी से बताओ, आपने अभी तक जो पढ़ा, सीखा, समझा अभी तक की क्लास में, बताओ। बर्न, अरे बर्न क्या, आप वेरी गुड। आपकी बॉडी ने किस चीज को सेंस किया है? आपकी बॉडी ने हीट को सेंस किया है। और आपकी बॉडी में बेटा ये जो हीट सेंस हुई है, ये कौन से रिसेप्टर की वजह से सेंस हो पाई है? आपकी बॉडी के ऊपर या आपकी बॉडी में ऐसी कौन सी चीज थी जिसने इस हीट को सेंस किया होगा? वेरी गुड, थर्मो रिसेप्टर्स, वेरी नाइस। आपकी बॉडी में क्या रहे होंगे बेटा? थर्मो रिसेप्टर्स रहे होंगे, जिन्होंने क्या किया होगा? इसको सेंस किया होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात सोच समझ के बताना बेटा। जब आप किसी इस तरीके से गर्म सी चीज को, ठीक है, जब आप इस गर्म सी चीज को क्या करोगे, है ना, हाथ लगाओगे, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में, कहीं मजा आ रहा है, मेरा हाथ जल रहा है, यही तो मैं चाहता था। क्या रिस्पॉन्स होगा बेटा? बताओ, आपकी बॉडी का एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। बताओ आपकी बॉडी क्या करेगी, आप क्या करोगे जब आपको पता चला यार ये तो 100 डिग्री पानी इतना गर्म है? क्या करोगे? हाथ हटा लेंगे। वेरी गुड, कितना अच्छा आंसर है, सही बात है, मैं मजाक नहीं कर रही। हैंड रिमूव करोगे, वेरी गुड, है ना, हैंड रिमूव करोगे, वेरी गुड, है ना। तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? रिमूवल या फिर विड्रॉवल ऑफ हैंड। हम अपना हाथ वहां से रिमूव कर लेंगे, रिमूवल ऑफ हैंड।
तो जैसे ही आपकी बॉडी ने किसी गर्म चीज को सेंस किया, थर्मोरिसेप्टर्स ने उसको सेंस किया, आपकी बॉडी एक रिस्पॉन्स देती है, आपके हाथ की क्या होती है, बेसिकली मूवमेंट होती है, आपका हाथ हिलता है, अब अपना हाथ मूव कर रहे हो। अब आप मुझे बताओ बेटा, आपकी बॉडी में कोई भी जब मूवमेंट होती है तो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? जब आप ध्यान से सुनो, हाँ रिफ्लेक्स, एक्शन और पता नहीं क्या क्या बोल दिया। बस मुझे एक सिंपल सी बात बताओ बेटा, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी जब मूवमेंट होती है, तो रिफ्रेश कर दो चैट रिफ्रेश। वेरी गुड, है ना। आपका क्या है भाई, आपकी मसल्स इन्वॉल्व होती है। वेरी नाइस, ठीक है। आपकी बॉडी में मूवमेंट कराने का काम किसका होता है? मसल्स का होता है। अगर आपकी मसल्स काम नहीं करेंगी तो कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। अब बेटा आपको एक ना मैं समरी फॉर्म में एक सिंपल सी बात बता रही हूं और पूरे चैप्टर में हम ये चीज पढ़ने वाले हैं। अब देखो, जब आप इस सिचुएशन में थे, सुन लो, जब आप इस सिचुएशन में थे कि आपके सामने कोई कप था, आपको नहीं पता कि इसमें गर्म है, ठंडा है, क्या है, तो आपने एकदम से इसको क्या लगाया बेटा? हाथ लगाया। हाथ लगाने पे आपकी स्किन के ऊपर थर्मोरिसेप्टर्स थे, उन्होंने उस हीट को सेंस किया। अब इस टाइम के आपकी बॉडी के अंदर क्या हुआ? इस टाइम पे बेटा आपके थर्मोरिसेप्टर्स ने क्या किया होगा? आपके थर्मोरिसेप्टर्स ने बेटा इस इंफॉर्मेशन को नर्व्स की मदद से, किसकी मदद से बेटा? नर्व्स की मदद से कहां पहुंचाया होगा बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब भाई हाथ की नर्व्स है बेटा। इस इंफॉर्मेशन को पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास लेकर जाएंगी। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आपस में बेटा कुछ तो काम करेंगे मिलकर और कुछ होगा, ठीक है। बेसिकली अभी के लिए है ना, मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिख रही हूं, जो कि दो चीजों से मिलकर बना होता है दोस्तों, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब बेटा आपका ब्रेन क्या करेगा? आपके ब्रेन को या आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जैसे ही ये बात पता चलेगी कि भाई यहां पर कुछ ऐसी चीज हो रही है जो हार्मफुल है, जो घातक है, जो हार्म कॉज कर सकती है, तो आपका ब्रेन बोलता है जल्दी वहां से हटो, है ना, हाथ पीछे करो, ठीक है, मर जाएगा तू, ठीक है। तो ब्रेन कह रहा है हाथ हटा ले बहन। मेरा ब्रेन कहेगा, मेरा ब्रेन मेरे हाथ की मसल्स के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, जिस इंफॉर्मेशन में, जिस मैसेज में, जिस सिग्नल में वो कह रहा होगा बहन वहां से हाथ हटा ले वरना मर मुरा जाएगी, हाथ जल जाएगा बहन तेरा, वहां से हाथ हटा ले। तो बेसिकली ये ब्रेन क्या कर रहा है? ब्रेन, या हम आगे चल के पढ़ेंगे बेटा, ब्रेन नहीं बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड होता है यहाँ पर, बट नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। तो वहां पे बेटा कॉन्स्टेंटली मेरे हाथ को एक मैसेज मिलेगा, एकदम से इमीडिएटली बेटा मेरे हाथ की मसल्स को एक मैसेज मिलेगा कि बहन वहां से हाथ हटा ले मर जाएगी तू, ऐसे समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो बेटा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली पहले यहां से इंफॉर्मेशन कहां गई? ब्रेन के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास, और फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की मदद से बेटा इंफॉर्मेशन आती है हमारी हाथ की मसल्स के पास, है ना, मसल्स इन हैंड या हैंड मसल्स। अब हैंड की मसल्स को बेटा जैसे ही मैसेज मिलता है ब्रेन का, हाथ की मसल्स को बेटा जैसे ही मैसेज मिलता है ब्रेन का, जैसे ही मैसेज मिलता है किसका? ब्रेन का, तो हमारी मसल्स एकदम से बेटा क्या करती हैं? अपना काम करती हैं, एकदम से मूवमेंट करती हैं और हमारा हाथ वहां से हट जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हाथ की मसल्स ने काम किया, तब जाके हमारा ये रिस्पॉन्स आया। आप ऐसे सोचो बेटा, हमने जब किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, तो मेरा एक रिस्पॉन्स आया कि मैंने अपना हाथ पीछे करा। मेरा रिस्पॉन्स क्या था भाई? गर्म चीज को फील किया, सेंस किया, तो हाथ पीछे हुआ। जब हाथ पीछे हुआ, ये आपका एक्शन है, ये आपका रिस्पॉन्स है। बट ये रिस्पॉन्स आया क्यों? ये रिस्पॉन्स हुआ किसकी वजह से? ये रिस्पॉन्स
से हुआ, क्योंकि अगर आपकी हाथ की मसल्स काम ना करती तो आपका हाथ पीछे ना होता। तो ये जो इफेक्ट आया, ये जो एक्शन आया, ये किसकी वजह से आया बेटा? ये किसकी वजह से आया? ये मसल्स की वजह से आया। तो बेटा इफेक्टर आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ना। रिफेक्टर क्या है लिखो यहां पर, है ना। एनसीईआरटी के अंदर तो बेटा कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है, ठीक है। इफेक्टर के लिए आप लिखो कोई भी सेल, टिश्यू या ऑर्गन जिसकी वजह से रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, वो आपकी बॉडी के लिए क्या हो जाता है? वो आपकी बॉडी के लिए इफेक्टर हो जाता है, ठीक है। और यहां पर या तो हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होगा या हमारी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होगी। इसके बारे में हम चलेंगे और पढ़ेंगे आगे की क्लास में, ठीक है। तो इतनी बात समझ आई? चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। कोई छुट्टी स्पैम नहीं करेगा, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ अभी तक जो पढ़ाया, जो समझाया, वो समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, वो समझ आ गया है तो अब हम आगे पढ़ेंगे। अब बेटा एक सिंपल सी चीज आपने बचपन में पढ़ी है कि, है ना, बचपन मतलब पिछले साल कि सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। बेटा ये इतनी बेसिक बातें हैं, ये कहीं पे भी आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। ये इतनी बेसिक बातें हैं बेटा, ये आपको एनसीईआरटी के अंदर कहीं नहीं लिखी मिलेंगी। तो मैं आपको अगर ये पढ़ा रही हूं तो पढ़ लो, क्योंकि एनसीईआरटी अगर खोल ली ना बेटा, इस चैप्टर में कुछ नहीं समझ आएगा। अगर एनसीईआरटी खोल ली ना बेटा, इस चैप्टर में कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो प्यार से पढ़ा रही हूं, पढ़ लो, फिर गुस्सा करके पढ़ाऊंगी, पर पढ़ाऊंगी तब भी। न्यूरॉन वाला पार्ट हम फिर भी कवर करेंगे, अभी चुप रहो। हाँ, हिटलर दीदी जाग गई है, हिटलर दीदी अंदर से जाग गई है दोबारा से। इतने दिनों बाद क्लास हुई है, उसमें भी छुट्टी कर रहे हो। नाटक, इतने नौटंकी खोर बच्चे हैं ये। मिस यू मैम, मैम आपकी याद आ रही है, बट पढ़ाओ मत, बट आपकी याद आ रही है। चलो, तो बेटा ये एक सिंपल सी चीज हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं भाई? सेल होते हैं। जब ये बहुत सारे सेल एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल बनता है जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। जब अलग अलग टिश्यू एक साथ मिलके काम करते हैं तो बनते हैं ऑर्गन। ऑर्गन क्या है बेटा? हार्ट, किडनी, पेनक्रियाज, लिवर, ब्रेन, ये सब ऑर्गन है, ठीक है। अब जब बेटा अलग अलग ऑर्गन साथ में मिलकर काम करते हैं तो बनता है सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। वैसे ही बेटा हमारी बॉडी के अंदर, अब ध्यान से सुनो बेटा, हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। भाई हमारी बॉडी के अंदर क्या है? हमारी बॉडी के अंदर क्या है? एक सिस्टम है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम कोई सिस्टम है तो ऑब्वियस सी बात है वो किससे मिलकर बना होगा? वो किससे मिलकर बना होगा बेटा? आंसर करो। हाँ, फास्ट पढ़ा दूंगी, चलो पढ़ो, पढ़ने वाले बनो तुम। लव यू टू गाइस। जल्दी बताओ। वेरी गुड मैम, ये किसी ऑर्गन से मिलकर बना होगा। तो हमारा नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है मैम? हमारा नर्वस सिस्टम जैसे कि ब्रेन हो गया, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इन सभी ऑर्गन से तो मिलकर बना है, ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूं भाई, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, अगर ये ऑर्गन है तो ये ऑर्गन किससे मिलकर बने होंगे मैम? ऑर्गन ऑब्वियस सी बात है टिश्यू से मिलकर बनता है। शाबाश, वेरी गुड बेटा। जिस टिश्यू से मिलकर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना है उस टिश्यू का नाम होता है नर्वस टिश्यू। तो विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड? विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड? तो हम कहेंगे नर्वस टिश्यू।
नर्वस टिश्यू, वेरी गुड, है ना। तो बेटा नर्वस टिश्यू से हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बना है और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। बट अब अगर कोई पूछे कि भाई नर्वस टिश्यू है, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, अब कौन से सेल हैं जो नर्वस टिश्यू को बनाते हैं, कौन से सेल हैं जो नर्वस टिश्यू को बनाते हैं? तो याद रखेंगे बेटा न्यूरॉन, जिसका एक और नाम है नर्व सेल, न्यूरॉन या नर्व सेल, वो सेल होते हैं बेटा जो हमारे नर्वस टिश्यू को बनाते हैं। देखो मैं यहां पर एक सिंगल न्यूरॉन या नर्व सेल बना रही हूं, ठीक है। एक सिंगल न्यूरॉन कुछ इस तरीके का दिखता है, एक सिंगल न्यूरॉन कुछ इस तरीके का दिखता है। ये एक सिंगल सेल है, मैम इतना बड़ा, यस इतना बड़ा, ठीक है। ये एक सिंगल न्यूरॉन है बेटा। जब इस तरीके से बहुत सारे न्यूरॉन ग्रुप बना लेते हैं, जब इस तरीके से बहुत सारे न्यूरॉन या नर्व सेल ग्रुप बना लेते हैं बेटा, तो हमारा बनता है नर्वस टिश्यू। और बेटा जब नर्वस टिश्यू और दूसरे टिश्यू साथ मिलके आते हैं तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन साथ में आते हैं तो नर्वस सिस्टम बनता है। तो अगर कोई पूछे कि भाई हमारे नर्वस सिस्टम में वो मेन कौन से सेल है, तो हम बोलेंगे हमारा नर्वस सिस्टम मिलकर बना हुआ है मेन जिन सेल से, उनका नाम न्यूरॉन या नर्व सेल होता है। तो बेटा अब जब हम न्यूरॉन या नर्व सेल की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं, ठीक है, या फिर मान लो इस तरीके के दिखाई देते हैं। तो अब न्यूरॉन या फिर नर्व सेल का क्या काम होता है? बेटा हमारी बॉडी के अंदर हर काम के लिए देखो अलग अलग तरीके के सेल्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ते। देखो बेटा अगर मैं पूछूं कि बेटा हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो आप बोलोगे मैम रेड ब्लड सेल का काम है, वेरी गुड। मैं पूछूं बेटा हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज कौन से सेल बनाते हैं, तो आप बोलोगे मैम व्हाइट ब्लड सेल बनाते हैं, वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा हमारी बॉडी के अंदर, है ना, हमारी बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक जूस बनाने का काम किसका है, तो आप बोलोगे मैम स्टमक के सेल्स का, राइट। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई हमारी बॉडी के अंदर मैसेज को, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, तो ये काम कौन करेगा? मान लो बेटा मैं तो रास्ते से जा रहा था और मेरे पैर में कांटा चुभ गया। अब कांटा चुभ गया कहां पर बेटा? कांटा चुभेगा पांव में। तो अब पांव से इंफॉर्मेशन यहां कौन लेकर आएगा? नर्व्स। नर्व्स किससे बनी है बेटा? नर्व्स किससे बनी है? नर्व्स बेटा न्यूरॉन सेल से बनी है, ठीक है। तो बेटा जब मैं जा रही हूं, मेरे पांव में कांटा चुभ गया, तो कांटा तो यहां चुभा है, इंफॉर्मेशन तो यहां आई है। अब इस इंफॉर्मेशन को मैसेज के थ्रू, सिग्नल के थ्रू कहां पहुंचाना है? ब्रेन तक पहुंचाना है, ब्रेन तक पहुंचाना है। भाई पांव यहां पर है, ब्रेन यहां पर है, धुन करके मैसेज को कोई तो है जो यहां तक लेकर आएगा, बताओ कौन? नर्व्स। पर नर्व्स के अंदर ऐसा क्या है? तो भाई नर्व्स के अंदर भर भर के ये वाले सेल्स हैं जिनका नाम है न्यूरॉन। नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, ब्रेन इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। आप अपना ब्रेन निकाल के देखेंगे तो बेटा भर भर के उसके अंदर न्यूरॉन वाले सेल है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भर भर के न्यूरॉन वाले सेल है। आपकी जो नर्व्स है बेटा उनके अंदर भी भर भर के क्या है बेटा? न्यूरॉन्स है। तो न्यूरॉन ही है बेटा वो चीज, नर्व सेल ही है वो चीज जो इंफॉर्मेशन को, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। तो जब पांव में कांटा चुभेगा तो बेटा कांटा चुभते ही बेटा आपको पेन सेंस होगा। किसने सेंस किया? स्किन के अंदर प्रेजेंट नोसिसेप्टर्स ने। नोसिसेप्टर्स को जैसे ही पता चला कि हो इसका तो पांव, बेचारी सिमी मैम, तुम देख रहे हो बेटा तुम्हारे लिए मैं खुद को कितना रिस्क पे डालती हूं। कभी आंख बंद करके रोड क्रॉस करने लगती हूं, है, कभी अपने पांव में कांटा चुभवा रही हूं, कभी हाथ जलवा रही हूं। तुमको प्यार ही नहीं है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। ठीक है, तो पैर में नोसिसेप्टर्स पेन को सेंस करेंगे, ठीक है, ठीक है। पेन स्टिमुलस हो गया, नोसिसेप्टर रिसेप्टर हो गए। अब उसके बाद क्या? उसके बाद बेटा नर्व्स इंफॉर्मेशन को धुन करके कहां लेके गई? स्पाइनल कॉर्ड के पास। पर नर्व्स कैसे लेके गई? भाई नर्व के अंदर एक सेल है, एक नहीं, नर्व के अंदर सेल है। कौन से वाले?
ये न्यूरॉन या नर्व सेल, जिसका काम क्या है, जिसका काम क्या है, जिसका काम है, न्यूरॉन एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है जिसका काम होता है ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, सिग्नल को ट्रांसमिट करना, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना, यही फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है ना। नर्वस सिस्टम भाई पूरी बॉडी में फैला हुआ है, बट छोटे छोटे सेल जो इस काम को कराने में हेल्प कर रहे हैं वही है न्यूरॉन। एंड दीज आर द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। अब कुछ बच्चे कहेंगे गलत, ओवम होता है बेटा, वो लार्जेस्ट होता है बेटा, वो लार्जेस्ट होता है। दीज आर द टू टर्म्स, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट, है ना, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट। बेटा वो लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट सेल में फर्क ये है कि भाई वो जो हम जिसको लार्जेस्ट सेल बोल रहे हैं ओवम, उसका डायामीटर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बट जब मैं न्यूरॉन की बात कर रही हूं तो उसकी लंबाई बहुत ज्यादा है ना, इसकी लंबाई ज्यादा है और इसका डायामीटर ज्यादा है, ठीक है। अब बेटा न्यूरॉन का डायग्राम बनाएंगे, है ना, मैं अपने हाथ से बना के दिखाऊंगी, आपको साथ साथ नोट्स में बनाना है। फिर उसके बाद हम इसके पार्ट्स डिस्कस करेंगे और फिर हम छुट्टी करेंगे, फिर हम छुट्टी करेंगे, है ना। और ऐसा नहीं है कि तुम न्यूरॉन के बारे में पहले पढ़ रहे हो, ठीक है, 9वीं क्लास में मैंने खुद पढ़ाया है, ठीक है। चलो बेटा न्यूरॉन का डायग्राम बनाएंगे, सबसे सिंपल डायग्राम है, पेपर में क्वेश्चन भी आता है, पेपर में पूछा भी जाता है, ठीक है। देखो बेटा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बनाना है न्यूक्लियस, क्योंकि किसी भी सेल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब जब न्यूक्लियस बनाओगे बेटा तो अब आप ध्यान रखना कि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी नहीं होती है, ऐसे गोल गोल नहीं होती है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी सी इस तरीके से ऐसे होती है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, व्हाट इज दिस, चलो इसको पहले लेबल कर ले, लेबल कर ले बेटा, चलो इसको लेबल कर लेते हैं, इसको लेबल कर लेते हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस। व्हाट इज दिस, यहां पे साइटोप्लाज्म होगा, यहां पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म। बेटा न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं क्योंकि ये न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म है, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो बेटा, ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये थोड़ा इस तरीके से बाहर बाहर तक इस तरीके से ना ब्रांच के फॉर्म में निकला हुआ होता है, मतलब इस तरीके से इसकी क्या है बेटा, ब्रांचिंग हुई हुई होती है, इस तरीके से क्या हुई हुई है बेटा, इसकी ब्रांचिंग हुई हुई है। और आप बेटा कुछ भी रैंडमली ऐसे बना सकते हो, बट थोड़ा देखने में ठीक ठाक बना देना, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। अब बेटा ये जो ब्रांचेस निकली हुई हैं, ये जो ब्रांचेस निकली हुई हैं बेटा, इसको बोला जाता है डेंड्राइड्स। ये जो ब्रांचेस निकली हुई है ना बेटा, ये जो ब्रांचेस ऐसे निकली हुई हैं, इन ब्रांचेस को नाम दिया गया है डेंड्राइड्स। क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं डेंड्राइड, ठीक है। ये सब डेंड्राइड्स हैं। डेंड्राइड्स बेसिकली, डेंड्राइड्स, हाँ देखो आता तो है तुमको, डेंड्राइड बेसिकली साइटोप्लाज्म की वो जो निकली हुई होती है ना, क्या बोलते हैं, ब्रांचेस ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, है ना, उनको हम बोलते हैं डेंड्राइड्स, ठीक है। चलो अब यहां पर बेटा एक लंबी सी पूंछ होती है भाई, एक लंबी सी पूंछ होती है, उस लंबी सी पूंछ को हम क्या बोलते हैं, उस लंबी सी पूंछ को, ट्यूब को हम बोलते हैं एक्सॉन। इस लंबी सी पूंछ को, ट्यूब को हम बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। अब ये एक्सॉन भी बेटा एक पॉइंट पे जाकर क्या होता है, ब्रांच हो जाता है। इसकी भी क्या हो जाती है बेटा, इस तरीके से ब्रांचिंग हो जाती है, ठीक है।
तो इसकी भी क्या होती है बेटा इस तरीके से ब्रांचिंग। इतना वाहियात डायग्राम बनाती हूं ना भाई मैं। चलो बेटर है। ये क्या हो गया बेटा, देखो ये एक्सॉन, लंबी सी पूंछ, लंबी सी ट्यूब होती है एक्सॉन। इसको बेटा इस पूरे पार्ट को कलेक्टिवली मिलाकर हम, क्योंकि ये नर्व सेल की एंडिंग है, क्योंकि ये नर्व सेल का आखिरी पार्ट है, नर्व सेल की एंडिंग है, तो इसको नर्व एंडिंग या फिर एक्सोनल एंड भी बोलते हैं। नर्व एंडिंग या फिर एक्सोनल एंड भी क्या है बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा ये आपको जो ये गोल गोल से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनका नाम होता है साइनेप्टिक नॉब। इनका नाम होता है साइनेप्टिक नॉब। अब होता क्या है बेटा, हमारे न्यूरॉन के ऊपर, हमारे न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर कभी कभी क्या होता है बेटा, कभी कभी क्या होता है बेटा, इस तरीके से कवरिंग चढ़ी होती है, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, जो कि बेसिकली हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस, कुछ फैट लाइक सब्सटेंसेस से मिलकर बनी होती है। एक शीथ चढ़ी हुई है बेटा, और इस शीथ का नाम होता है माइलिन शीथ। इस शीथ का नाम होता है माइलिन शीथ। ठीक है, और बेटा आप देखना बीच में छोटे छोटे गैप्स होते हैं, इन माइलिन शीथ के बीच में छोटे छोटे गैप्स होते हैं। इन गैप्स को बोला जाता है, इन गैप्स को बोला जाता है नोड ऑफ रैनवीर। बेटा वो दीपिका पादुकोण वाला रणवीर नहीं, धुरंधर वाला रणवीर नहीं, ना ही रणबीर कपूर। ये आपने ब्लू ब्लू से क्यों बनाया बेटा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, अब बेटा अगर हमारे न्यूरॉन के ऊपर, एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ चढ़ी हुई है, तो न्यूरॉन कहलाता है माइलिनेटेड न्यूरॉन। न्यूरॉन कहलाता है माइलिनेटेड न्यूरॉन। अगर ये कवरिंग चढ़ी हुई है, अगर ये कवरिंग चढ़ी हुई है तो कहलाता है माइलिनेटेड न्यूरॉन। और अगर नहीं चढ़ी हुई है तो, अगर नहीं चढ़ी हुई है तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या कहलाता है बेटा, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, क्योंकि इस पे कोई माइलिन शीथ नहीं है ना। तो यहां पे लिख दूं छोटा सा, माइलिन शीथ एब्सेंट, माइलिन शीथ एब्सेंट। अब बेटा एक बात सुनो, सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो। ठीक है, अब बेटा यहां पर ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, यहीं पर न्यूक्लियस है ना बेटा, और यहीं पर हमारे सब सेल ऑर्गेनेलीज होंगे है ना। न्यूक्लियस के आसपास ऐसे ईआर होगा, गोल्जी बॉडी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, बेसिकली सारी चीजें है ना यहीं पर तो पाई जाएंगी, यहीं पे तो पाई जाएंगी भाई। साइटोप्लाज्म यहां पर है, तो जो मेजर सारी चीजें हैं हमारी सेल की, सेल ऑर्गेनेलीज है बेटा, वो सब यहीं पर होंगे। सो दिस इज एक्चुअली द मेन पार्ट ऑफ द सेल, मेन बॉडी ऑफ द सेल। तो इसको बेटा कलेक्टिवली, पूरे इस पार्ट को है ना, पूरे इस पार्ट को बेटा बोला जाता है सेल बॉडी या फिर सोमा। सेल बॉडी, सोमा या फिर साइटोन। ठीक है, ठीक है, चलो अब कौन सा पार्ट क्या है फटाफट से उसको देख लो, फिर छुट्टी तुम्हारी। ठीक है, डेंड्राइट क्या है बेटा, दीज आर डेंड्राइट्स, दीज आर डेंड्राइट्स। ब्रांच्ड पार्ट है जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये पूरा पार्ट बेटा सेल बॉडी हो गया। ब्रॉड चौड़ा पार्ट है, थोड़ा सा राउंडेड है, यहीं पर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं। ये लंबी सी जो ट्यूब थी बेटा, ये हमारी एक्सॉन हो गई, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है आगे। और ये हमारा जो आखिरी हिस्सा हो गया, नर्व सेल का आखिरी हिस्सा है, तो इसलिए इसको नर्व एंडिंग बोल दिया। टर्मिनली, टर्मिनल मतलब आखिरी में जो ब्रांच्ड पार्ट है, आखिरी में जो ब्रांच्ड पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं,
उसको हम नर्व एंडिंग बोलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करो। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं? नेफ्रॉन को, न्यूरॉन को, नेफ्रीडिया को, या फिर नन ऑफ दीज को? हिटलर दीदी बना दिया बच्चों ने भाई। चैट सॉरी पोल मैंने चला दिया है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि न्यूरॉन इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करता है ना, न्यूरॉन इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करता है, और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क की बात करेंगे। पूरा नर्वस सिस्टम किस सेल से मिलकर बना है? नर्वस सिस्टम कौन से सेल से मिलकर बना है? नर्वस सिस्टम कौन से सेल से मिलकर बना है? हमारा नर्वस सिस्टम बना होता है बेटा न्यूरॉन से। अरे तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। 85% स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है। ठीक है बेटा, और भी चीजें हैं हमें जो डिस्कस करनी थी, बट कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये आपके नोट्स में जरूर होना चाहिए बेटा। ये जो पॉइंट है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या इंफॉर्मेशन को आगे कैरी करना, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज कि आपको सब चीजें समझ आए। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज बेटा मेरे लिए बस यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा आप ढूंढ के आओगे, बताओगे बेटा ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है। ठीक है बेटा, आपके ब्रेन का कितना वेट है जरा बताना, कितने किलो का, कितने ग्राम्स का होता है। दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। क्योंकि टाइम बचेगा तो कल हम नेक्स्ट क्लास में ब्रेन की भी क्या करेंगे, बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन बैंक्स के लिए पूछ रहे हैं बेटा, सो दिस इज द क्वेश्चन बैंक विच यू कैन रेफर। ठीक है, इसके अलावा बस बाकी बढ़िया, तुम बताओ सब ठीक है? हाँ 1 किलो का, वाह 1 किलो का ब्रेन कैपेसिटी है बेटा, इतनी 250 किलो, वाह वेरी गुड। आप ये ढूंढ के आओगे और फिर मुझे बताओगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो बेटा आई वांट टू आस्क कि आज सब कुछ समझ आया हमें? ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का जो कोर है ना, बच्चे वही नहीं समझ पाते। जब पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं तो बच्चा कहता है हम इसको पढ़ क्यों रहे थे, है ना। आज हमने क्या कर लिया बेटा, आज हमने इस चैप्टर को जब पढ़ा तो हमने पूरा एक टेम्परामेंट बना लिया कि भाई हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। क्योंकि हमारी बॉडीज में बहुत कुछ होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हैं। कोई भी एक्टिविटी एक सिंगल ऑर्गन सिंगल हैंडेडली नहीं करता, बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो उन ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन कराना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन कराना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन कराने के लिए, उनके बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए उनके बीच में क्या होते हैं, मैसेजेस एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजे जाते हैं। मैसेजेस को, सिग्नल्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजने के लिए हमको जरूरत पड़ती है नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में काम करते हैं हमारे छोटे छोटे सेल्स जिनका नाम होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन कैसा दिखता है, उसके अलग अलग पार्ट्स क्या है, वो आज हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और कैसे सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजा जाता है। ठीक है बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।